बेसिकली यूनिक बनाता है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन जो है या फ्रंटल लोब जो है वो एनिमल्स में भी होती है, लेकिन एनिमल्स में उसका पार्ट छोटा होता है, चिंप का पार्ट ज़्यादा होता है। तो अगर इतना बड़ा चिंप है तो एनिमल्स में ह्यूमन ब्रेन इतना सा होगा। ह्यूमंस में उल्टा हिसाब है कि चिंप जो है वो छोटा होता है, ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो छोटा सा भी पार्ट है चिंप ब्रेन का, ये 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है हमारे ह्यूमन ब्रेन से, जिस वजह से हम अक्सर औकात ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हम बाद में फिर रिग्रेट भी करते हैं। जब हम ह्यूमन ब्रेन से सोचते हैं, हम अगर किसी से लड़ाई कर बैठते हैं, किसी से तर्क कलामी करते हैं, हम रैश ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बाद में जब सोचते हैं हम तो फिर हमें थोड़ा सा पछतावा होता है कि काश आराम से गाड़ी चला लेते, काश लड़ाई ना करते, रिलेशनशिप बच जाता, दोस्ती ख़राब ना होती। लेकिन उस टाइम पे चिंप ब्रेन एक्टिव होता है और चिंप ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है तो जब तक आप उसको टेम नहीं करेंगे वो एक्टिव ही रहेगा। और ये हमारे साथ साथ ही डेवलप होता है और अराउंड टीन एज ये फुली डेवलप हो जाता है। तो बचपन से लेके जो है, यानी कि अगर आप 30 ईयर्स के हैं तो आपका चिंप ब्रेन भी 30 ईयर्स का होगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं फिर अगर 30 ईयर्स का चिंप ब्रेन है, 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ह्यूमन ब्रेन से, और हमने उसको मैनेज नहीं किया हुआ, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि क्या होगा। कोई लगा सकता है अंदाज़ा कि अगर एक इंसान 30 ईयर्स का है और उसका चिंप ब्रेन, क्योंकि पैदाइश पे ही होता है हमारे साथ, और वो भी 30 ईयर्स का है, मैच्योर होता चला गया, लेकिन हमने उसको मैनेज कभी नहीं किया, हमने कभी उसको टेम नहीं किया, तो वो हमसे काफ़ी एक्टिव है और वो हमसे 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो जब वो इतनी मैच्योरिटी पे है और हमसे स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा। ये कह सकते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि ह्यूमन सोसाइटी में फिट इन नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी। तो जो इमोशनल मैच्योरिटी हमें 30 ईयर्स पे होनी चाहिए वो होती नहीं है हमारी। अक्सर औकात आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो 30 ईयर्स की एज पे भी टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं जब बात नहीं मानी जाती। देखें, जब दिल कर रहा होगा ना कुछ भी चीज़ करने का, वो चिंप ब्रेन से ही आ रहा होगा। ह्यूमन ब्रेन के थ्रू ये चाहते हैं दिल करना नहीं आता, आता है तो चिंप ब्रेन से ही आता है। आपकी वांट्स, आपकी नीड्स सारी जो है वो चिंप ब्रेन से आती है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो उसको अच्छे तरीके से आगे पोर्ट्रे करता है। तो जितनी भी आपको जिन चीज़ों की भी चाहत है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका दिल कर रहा है कि रात के 2 बजे आइसक्रीम का टब खाना है, तो ये आपका चिंप ब्रेन है, दिस इज़ नॉट योर ह्यूमन ब्रेन। अगर आपका दिल कर रहा है कि हर रोज़ जो है हम बाहर से कुछ ना कुछ खाएं, या आपका दिल कर रहा है कि हम किसी से लड़ाई करें, वैसी बोरियत हो रही है तो चलो जाके किसी को तंग ही कराते हैं, तो ये आपका चिंप ब्रेन है। क्योंकि आपकी बेसिक सर्वाइवल है ना, ये आपकी जो सर्वाइवल नीड्स हैं, खाना, सोना, आप लोगों का एक शेल्टर होना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये सारे आपकी चिंप ब्रेन से आते हैं। इसीलिए तो चिंप ब्रेन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये ना होता तो हमारी सर्वाइवल नीड्स ना होती, ये ना होता तो हमें भूख ना लगती। सारी बेसिक जो आपकी नीड्स हैं, जितनी भी नीड्स हैं वो चिंप से आती हैं। तो अगर ये ना होता चिंप ब्रेन, तो शायद हमारा कभी खाने का दिल ना करता या हमें खाने की ज़रूरत ना पड़ती। ह्यूमन ब्रेन सोचने समझने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए। चिंप ब्रेन जो है वो इमोशनल रीजनिंग के लिए और हमें हमारी स्पीशीज़ को आगे चलाने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करता है चिंप ब्रेन। लेकिन ये है कि ये हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको मैनेज करना होता है, और जब हम मैनेज नहीं करते तो हमें नज़र आता है, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। कुछ टेक्निक्स होती हैं मैनेज करने की। इमोशनल रेगुलेशन आप सीख सकते हैं, या अपने चिंप को पहले अच्छे तरीके से सुने कि वो चाह क्या रहा है, फिर जब वो एग्जॉस्ट हो जाए बोल बोल के, मेटाफोरिकल है ये, लेकिन अगर आप किसी रूम में जाके वैसे ही चीखना शुरू कर दें, या आप किसी के साथ बात करते करते अपनी दिल की भड़ास निकालें, तो वो भी चिंप ब्रेन को मैनेज करने का एक तरीका है। एक्सरसाइजिंग द चिंप कहते हैं उसको। आप चिंप को एक्सरसाइज करके थका देते हैं, फिर उसको लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करते हैं कि ये काम आप जो हमें कह रहे हैं करने को, ये ठीक नहीं है, हम कर नहीं सकते। यू आर टेलिंग मी कि जाके फला बंदे से लड़ाई करो, लेकिन वो बंदा मुझसे इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं लड़ाई करूँगा तो नतीजा तो ये निकलना है कि चोट मुझे ही लगनी है, उसको कुछ भी नहीं होना। फिर आप उसको लॉजिकल रीजनिंग देते हैं, जब वो थक जाता है और आपके सुनने के काबिल होता है, जो आपका FFF रिस्पॉन्स है, फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स, चिंप से आता है। बेसिकली चिंप पैराडॉक्स जो है, इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स, मतलब कि ये हमारे लिए अच्छा भी है और ये हमारे लिए बुरा भी है।
तो इट वर्क्स बोथ वेज, एक ही कॉइन की दोनों साइड्स हैं ये चिम्प ब्रेन। तो अच्छा हमारे लिए इसलिए है कि अगर ये ना होता तो हम कभी सरवाइव ना कर पाते, हमारी स्पीशीज़ जो है वो कभी इवॉल्व ही ना करती, ख़त्म हो जाती। और बुरा इस तरह है कि ये कुछ ऐसी सिचुएशंस में एक्टिव हो जाता है जहाँ पे इसको एक्टिव नहीं होना चाहिए। जब आपने मशवरा करना है तो आपका ह्यूमन ब्रेन एक्टिव होगा, लॉजिकल मशवरा चाहिए होगा ना। गाड़ी चलाते वक्त, नशा करने के बाद भी, नशा करते वक्त भी एक्टिव होता है। जब आप डिसीजन लेते हैं ऑफ डूइंग ड्रग्स तब भी एक्टिव होता है। हाँ, जब नशा करने का फैसला करते हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डाल रहे हैं। और अगर आप ह्यूमन ब्रेन से सोच रहे होते तो ह्यूमन ब्रेन तो कभी ये ना कहता कि आप अपनी बॉडी में ऐसे सब्सटेंस डालो। दिल कर रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है, ट्राई करके तो देखो कि है क्या इसमें, ज़रा शायद मज़ा आएगा। जो मज़ा लेना चाहता है, प्लेजर सेंटर जो है वो चिम्प ब्रेन के थ्रू ही आता है ना। लिम्बिक सिस्टम हमारा एक बहुत छोटा सा एरिया है दिमाग का, लेकिन है बहुत पावरफुल। और इसमें आपके सारे इमोशंस, आपके जितने भी जज्बात हैं वो सारे वहीं पे होते हैं। और चिम्प ब्रेन पहले इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस करता है। तो चिम्प ब्रेन जो है प्रोसेस करके अपना सजेशन देता है ह्यूमन ब्रेन को कि मुझे लगता है ये करना चाहिए। अब ह्यूमन ब्रेन अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको रिजेक्ट करके चिम्प ब्रेन को मैनेज कर सकेगा, लेकिन अगर ह्यूमन ब्रेन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा चिम्प की ऑफर कि गाड़ी चलाते हुए किसी ने हमें थोड़ी सी हमारे साथ गाड़ी तेज़ कर ली है, या हॉर्न दे दी है, या हमें कट करा दी है। देखिए, अगर लॉजिकल माइंड भी ज़्यादा हो जाएगा ना तो आप इमोशनलेस हो जाएंगे। लॉजिकल जब आप हो जाएंगे ना ताहा साहब बहुत ज़्यादा, तो यू विल स्टार्ट मेकिंग कोल्ड डिसीजंस जो कि दूसरों को हर्ट करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस। चिम्प ब्रेन आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने उसको एक्टिव करना है जहाँ पे उसको एक्टिव होने की ज़रूरत है, और उसको आपने साइड पे ही रखना है जहाँ पे उसको साइड पे रहने की ज़रूरत है। एक बैलेंस क्रिएट करना होता है दोनों चीज़ों में। जब आप बैलेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो फिर आप एक बहुत कोल्ड से पर्सन हो जाएंगे। लोग आपको कहेंगे कि ये पता नहीं साइकोपैथ है या क्या है, कि इसको कोई परवाह ही नहीं है, कोई जज्बात ही नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलें और उसको मैनेज करें। ज़रूर अपने लॉजिकल ब्रेन को और स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन अपने इमोशनल ब्रेन को भी इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो आपके कंट्रोल में हो, ना कि वो आपको कंट्रोल कर रहा हो। यू शुड बी इन कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन, नॉट योर ब्रेन बीइंग इन कंट्रोल ऑफ यू। ठीक, जो वो बात है ना मास्टरमाइंड और ब्रेन वाली, तो मास्टरमाइंड बॉस है ना, और फिर ब्रेन को वो कहता है कि ये करो। तो इस वजह से मास्टरमाइंड को स्ट्रॉन्ग करना होता है। चिम्प जो है, इंफॉर्मेशन जब आती है हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन पहले चिम्प ब्रेन प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो ह्यूमन ब्रेन को भेजेगा, ह्यूमन ब्रेन को भेजने के बाद फिर कोई एक्शन आएगा। ये तो हो गया ह्यूमन ब्रेन और चिम्प ब्रेन। फिर तीसरा ब्रेन जो मैंने मेंशन किया था वो कौन सा था? कंप्यूटर ब्रेन। क्या समझ आती है कंप्यूटर ब्रेन से? कैलकुलेटेड डिसीजंस तो एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन लेता है। कंप्यूटर में जब आप कोई डेटा इनपुट करते हैं तो क्या वो प्रोसेस होती है नहीं होती, स्टोर होती है नहीं होती? सिमिलरली कंप्यूटर ब्रेन भी है कि आप जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, वो आपका प्रोसेस हो रहा है। आपकी मेमोरीज जो बन रही हैं वो कंप्यूटर ब्रेन में होती हैं। हिपोकैम्पस हो गया जो आपका मेमोरी सेंटर है, आपकी पैराइटल लोब्स यानी कि जो आपकी टेम्पोरल लोब्स जो हैं आपकी, जो सुनती हैं, कॉम्प्रीहेंड करती हैं। अब जैसे जो लफ्ज़ मैं कह रही हूँ, आप लोग इन लफ्ज़ों को समझ रहे हैं, इनकी सेंस बना रहे हैं, तो ये आपकी टेम्पोरल लोब काम कर रही है। आपके जो दो एरियाज़ हैं वो काम कर रहे हैं इसको समझने में और इसकी सेंस बनाने में। आपकी ऑक्सीपिटल लोब जो आपकी बिल्कुल एट द बैक होती है वो आपको देखने में मदद कर रही है। जो आपका विजुअल स्टिमुलस आ रहा है एक्चुअली में ये तो सिर्फ एक पिक्चर बन रही है ना हमारे आई में। पिक्चर की सेंस बनाना, पूरे फीचर्स को उनको डिस्टिंग्विश करना, ये सारी आपकी लोब करा रही है आपसे। तो 3 पार्ट्स होते हैं एक ब्रेन के, ह्यूमन, चिम्प और कंप्यूटर। कंप्यूटर ब्रेन फीड करता है चिम्प को और ह्यूमन को, यहाँ जो आपके प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है वो आगे पास ऑन करता है, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होगी हम उसका सेंस नहीं बना सकते ना, तो वो मैसेज तो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कुछ, किसी की लड़ाई हो रही है, तो आप पहले उसको विजुअली देखेंगे ना, या आप उसको सुनेंगे, फिर आप भागेंगे उस तरफ। यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल कुछ एक जल्जला आना शुरू हो गया है, आपने फील किया है ना उसको, आपने प्रोसेस करना शुरू किया है, फिर आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा कि यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से जाते हैं, ऊपर वाली मंजिल पे, बेसमेंट है, कोलैप्स कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आपका चिम ब्रेन एक्टिव होता है, उस टाइम पे आप लॉजिकल रीजनिंग से नहीं चल रहे होते हैं, उस टाइम पे आप इमोशनल रीजनिंग से ही चल रहे होते हैं। आपका चिम ब्रेन जो है वो ट्रिगर हो जाता है, लेकिन अगर आपने उसको सही से मैनेज किया हो ना, तो या टेम किया हो, तो वो एक्टिव नहीं होगा। इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि हम हैं इमोशनल बीइंग्स हैं हम, तो इट्स नॉट दैट इजी अनलेस कि आप अपना वो इमोशन जो है वो निकाल ही दें अपने अंदर से, फिर कहीं जाके जो है आप अपने इमोशंस को टेक ओवर नहीं करने देंगे, बट इमोशंस टेक ओवर कर जाते हैं। एक टीवी शो था लॉक एंड की, उसमें जब वो अपना फियर जो है, फियर मॉन्स्टर जो है अपने दिमाग से निकाल देती है, तो मिस बुशरा क्या होता है उस लड़की के साथ, लिबरेट तो हो जाती है, लेकिन बाद में आपने नोटिस किया कि हाउ शी हैड टू ड्रैग इट बैक इनसाइड, क्योंकि अब उसके अंदर डर नहीं था तो वो ऐसे काम करना शुरू हो गई थी। शी पुश्ड एवरीवन अवे, सबसे लड़ाई हो गई, सबसे दूर हो गई। फिर शी थॉट कि चलो अपना फियर मॉन्स्टर जो है उसको वापस लेके आते हैं, अपने दिमाग में वापस डालते हैं उसको, फिर वो वापस नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ गई थी। तो जितने भी इमोशंस हैं, एंगर हो गया, सैडनेस, हैप्पीनेस, डिस्गस्ट, जो भी है, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और हमारे लिए हेल्पफुल हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, कोई ऐसा इमोशन नहीं है ताहा साहब जो हमारे लिए हेल्पफुल ना हो, हेल्पफुल होते हैं। इट्स जस्ट कि हमने उनको ठीक तरीके से चैनलाइज करना होता है। अब एंगर को हम कैसे अच्छे तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं, एंगर भी तो इमोशन ही है ना। बदनाम कर दिया ना इसको कि इट्स ए नेगेटिव इमोशन, एक्चुअली इट्स नॉट, इट्स जस्ट एन इमोशन। हैप्पीनेस भी नेगेटिव हो सकती है इन सम केसेस। कैसे? अगले बंदे की पेन को उस टाइम पे समझ नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत खुश होते हैं, तो अगला बंदा अगर दुख से भी गुजर है ना, तो आप उसको डिसमिस कर देंगे कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो इमोशंस को आप जिस तरह यूज़ करेंगे वो उसी तरह आपके लिए काम करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग हाउ टू यूज़ योर इमोशंस। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। इमोशनल रेगुलेशन के कुछ तरीके होते हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि माइंडफुल रहना, माइंडफुल अवेयरनेस रखना या सेल्फ अवेयरनेस रखना कि ये चीज़ें हैं, जब मेरा डिसीजन है ये मुझे कैसे अफेक्ट करेगा और ये दूसरों को कैसे अफेक्ट करेगा। जब आप इस चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट कर लेंगे तो आपके इमोशंस जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। एम्पैथाइज तो ऑब्वियसली करना ही होता है। अगर आप किसी की भी हेल्प करना चाह रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर फीलिंग। जब तक आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनके शूज़ में खड़े होकर नहीं देखेंगे, आप कभी भी रिलेट नहीं कर पाएंगे, कभी हेल्प नहीं कर पाएंगे उनको। देन द बेस्ट यू कैन डू फॉर देम इज़ टू रेफर देम टू समवन हु विल एक्चुअली बी एबल टू हेल्प देम। ये भी एक तरीका है किसी को हेल्प करने का। अगर आप किसी सुसाइडल बंदे को खुद हेल्प नहीं कर सकते तो सुसाइड हॉटलाइन तो उनको दे सकते हैं ना, कि व्हेनेवर यू आर फीलिंग सुसाइडल कॉल दिस हॉटलाइन। स्टिग्मास हैं, बट अपनी मेंटल हेल्थ को ना अब लोग करना शुरू हो गए हैं प्रायोरिटाइज। तो रेफर देम कि फला बंदे से बात कर लो, आई थिंक दैट पर्सन विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर। जब आपकी अपनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है ना किसी बंदे के साथ, उनको हेल्प करना बड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू समवन जो आपके लिए स्ट्रेंजर है। आप उनको एज ए थर्ड पर्सन व्यू करते हैं विदाउट जजमेंट्स।
आपकी अपनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब अगर मैं अपने भाई को हेल्प करना शुरू कर दूँ, इफ़ फॉर एग्जाम्पल ही सुसाइडल एंड आई ट्राई टू हेल्प हिम, मेरे अपने इमोशंस विल गेट इन द वे, मैं उसको हेल्प नहीं कर पाऊँगी। आई विल से ऑल द रॉन्ग थिंग्स टू हिम, मैं उसको वास्ता देना शुरू कर दूँगी कि अल्लाह का वास्ता है, अम्मी का ख्याल करो, अब्बू का ख्याल करो। तो मैं नहीं कर सकती ना, एंड दीज आर नॉट थिंग्स दैट अ सुसाइडल पर्सन वांट्स टू हियर। ये चीज़ें वो नहीं सुनना चाहते, किसी का वास्ता। वो कहेंगे ये क्या सेल्फिश बात लेके आ गए हो, मेरी पेन कहाँ गई फिर। तो फिर उनको रेफ़र करते हैं टू समवन जो उसको हेल्प कर सके, जो अपने इमोशंस को साइड पे रख के एक न्यूट्रल वे में उनको डील कर सके। ये भी, दिस इज़ ऑल्सो वे ऑफ हेल्पिंग देम। आप ज़रूर, यू कैन बी देयर फॉर देम बाय वैलिडेटिंग देयर फीलिंग्स। देखें, जब आपको नहीं पता होता ना कि क्या करने की ज़रूरत है, तो सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि जस्ट बी देयर फॉर देम, प्रोवाइड अ लिसनिंग ईयर, उनकी बात सुने गौर से, उनको वैलिडेट करें कि आपकी ये फीलिंग जो है बिल्कुल सच है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप उस सेम चीज़ से गुजरे हुए हैं, तो आप ज़रूर कहें कि आई कैन इमेजिन। लेकिन अगर आप नहीं गुजरे हुए ना, तो ये बहुत इंसेंसिटिव चीज़ कहना होगी कि आई कैन इमेजिन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सिंपली कह दें मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता आप किस चीज़ से गुजर रहे होंगे, एंड आई एम हियर फॉर यू जब भी बात करनी हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको ये प्रॉपर हेल्प सीख करें। तो वैलिडेट कर दें उनकी फीलिंग्स को। ईजीएस्ट वे टू हेल्प समवन जब आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो किसी के साथ, सिर्फ और सिर्फ जो फील कर रहे हैं ना, वो बस कह दें कि आपकी बात सच है। चिंप के हम देख लेते हैं वेज ऑफ जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तरीका है चिंप का और ह्यूमन का, तो उस पर्सन से अपने आप को डिस्टेंस कर लें। लेकिन अगर ये इमोशनल अटैचमेंट आप ख़त्म करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली से, फैमिली मेम्बर से, तो इट वुड बी नॉट पॉसिबल या इट वुड बी वेरी हार्ड। लेकिन अगर कोई और बंदा है जिससे आप फिज़िकली भी दूर रह सकते हैं, जिसको आप हर जगह पे ब्लॉक कर सकते हैं, तो दैट्स वन वे कि आप इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म करें। क्योंकि जब तक आप इन कांटेक्ट रहेंगे उस पर्सन के साथ, तो वो आपकी इमोशनल अटैचमेंट कभी ख़त्म नहीं होगी। वो इमोशंस आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली डिस्टेंस कर लें, कम बात करना शुरू कर दें दिन में, फिर करते करते कुछ दिनों बाद बात करें, करते करते ख़त्म कर लें। या एक और तरीका भी होता है, बट दैट्स वे टू हार्श, कि आप बिल्कुल ही यानी कि उसी वक्त उनको बता के कट ऑफ कर दें, दैट्स हार्श। बट एक्चुअली में वो ज़्यादा ईजी होता है फॉर द अदर पर्सन। या आप बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन द रिलेशनशिप, यू कैन टॉक अबाउट इट टू दैट पर्सन। चिंप या ह्यूमन प्रोसेस कैसे करते हैं इन्फॉर्मेशन को? सो पहले फैक्ट या सच के साथ प्रोसेस करते हैं ह्यूमन ब्रेन जो है, उसके बाद वो लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करने के बाद कोई प्लान या एक्शन आता है। चिंप ब्रेन ऑन द अदर हैंड फीलिंग्स या इम्प्रेशंस पे जाता है, किसी की बॉडी लैंग्वेज देख के, किसी का इमोशन देख के या अपनी फीलिंग्स को सामने रख के, फिर इमोशनल थिंकिंग करते करते जो है वो आगे जाते हैं और फिर कोई प्लान और एक्शन करते हैं। क्योंकि चिंप ब्रेन जो है वो एक तो प्रेजुडिस से भी चलता है, यानी कि वो पहले से जजमेंट्स बना के रखता है। तो पहली सोच ही आपकी जब लड़ाई होगी तो ये जाएगी कि ये है ही मेरे खिलाफ। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग या नेगेटिव सोच होगी कि इनको तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, इन्होंने तो कभी मुझे प्यार किया ही नहीं है, बायस्ड ओपिनियन होगा। लेकिन अगर आप ह्यूमन ब्रेन से सोचेंगे तो वो फैक्ट सामने आएगा कि हाँ मेरा रवैया ख़राब था या उनका रवैया ख़राब था, वो पेन में है या मैं पेन में हूँ, फिर आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आप अगर पहले ये सोच लेंगे कि ये तो है ही मेरे खिलाफ, इनको तो और कुछ बस है ही नहीं, बस चाहते हैं कि मुझे अजियत ही देते रहें, मुझे तंग ही करते रहें, मेरे से लड़ाई ही करते रहें, तो फिर प्रॉब्लम्स का हल नहीं निकलता। कंप्यूटर ब्रेन का थिंकिंग का नहीं होता ज़्यादा पार्ट, ऑटोमेटिकली पीछे जो हमारे कुछ फंक्शंस हो रहे होते हैं, ऑटोमेटिक फंक्शंस जो हैं वो सारे कंप्यूटर ब्रेन जो है वो देख रहे होते हैं। जंपिंग टू एन ओपिनियन या जंपिंग टू कंक्लूजन्स इज़ वन इमोशनल थिंकिंग पैटर्न। क्या मतलब इससे? मेकिंग अ डिसीजन विदाउट थिंकिंग, सोचे समझे बगैर एक डिसीजन बना लेना, फैसला ले लेना, कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना कि इसका नहीं, डिसीजन चेंज करना नहीं, नतीजा निकाल लेना सोचे समझे बगैर। आप जो है अभी आधी स्टोरी पता लगी है और पहले से ही हमने एक ओपिनियन जो है वो फॉर्म कर लिया है इसके बारे में कि ये ऐसे जाएगा,
स्टॉक मार्केट होती है फॉर एग्जांपल, या जैसे बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, उसमें भी हम कभी कभार कंक्लूजन्स पे जंप कर रहे होते हैं। एक ओपिनियन फॉर्म कर लेना कि ये अगर हमें कह रहे हैं कि घर वक्त से आओ या हमें बाहर रहने नहीं दे रहे, तो इनका अपना कोई मोटिव है इसके पीछे, या ये जो इंडोर्स कराया है हमें इसके पीछे भी ना कोई इनका अपना ही मकसद है, अपना फ़ायदा है, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन असल में होता क्या है यहाँ पे जब हम आते हैं ट्रीटमेंट में, क्या फैमिलीज़ आपसे जान छुड़वाना चाह रही होती हैं? जान अगर छुड़वाना चाह रही होती ना उस्मान साहब, तो वो आपसे आके मिलते ही ना, फिर आपको छोड़ जाते इधर, खुद हैंडल नहीं कर पा रहे होते ना। लेकिन वो जान छुड़वाना नहीं होता, जान छुड़वाना तो ये होगा कि बस किसी और पे छोड़ के चले जाओ, वो हैंडल करते हैं इस चीज़ को, हमने अब लेना देना ही नहीं हमारा इस पर्सन से। कुछ करते हैं हम पेशेंट्स, वो लेते ही नहीं है जिनकी फैमिलीज ये कहती हैं कि बस आप अपने पास रख लें और हम 3 महीने के बाद अपने बच्चे को कलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। हम पहले फैमिलीज के सामने ये सेट करते हैं कि जब तक आप लोग इलाज में नहीं आएंगे हम आपके बच्चे को नहीं रख सकते। बेशक बचा रहे हैं उनको, लेकिन असल में हमारा जो अपना दिमाग है या पेशेंट्स का जो दिमाग है, अभी वो इस तरह सोच नहीं रहा होता। अभी वो इसी चीज़ से या इसी प्रॉब्लम से या इसी रियलाइजेशन से गुजर रहे होते हैं कि हमारी फैमिली जो है वो हमारा इलाज करवा रही है। फैमिली हैज़ टेकन अ स्टैंड। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ये कि हमारा फैमिली कभी इलाज भी करवाएगी। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ ना किसी से, सबको ये लग रहा होता है कि शुरू में कि फैमिली जो है ना हमारा इलाज नहीं करवाएगी, विल गेट अवे विद इट। बट जब वो नहीं कर पाते और फैमिली ले आती है उनको ट्रीटमेंट में, तो वो रिजेंटमेंट्स जो हैं वो आउटवे कर जाती हैं, सो दे टेक ओवर। दैट्स वाई दे कांट अप्रिशिएट द एफर्ट्स कि फैमिली फिर भी आ रही है या मिल रही है। आते साथ ही शुरू में थ्रेट्स क्यों मिलते हैं फैमिलीज़ को कि ना आना मिलना है, मैंने नहीं बात करनी, रिफ्यूज़ कर देते हैं बात करने से, या फिर थ्रेट्स देते हैं कि आके फिर मैं बताऊंगा, देख लेना फिर। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हिटिंग रॉक बॉटम। कि आपको पता लग गया है कि अब आपको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी आपका ब्रेन कहीं ना कहीं आपको ये, या माइंड आपका कह रहा होता है कि आई कैन स्टिल मैनेज इट। तो जो आप शेम के एलिमेंट की बात कर रही है ना, सिंपली उनकी फीलिंग को वैलिडेट कर दिया करें कि यस कि आपको शेम फील हो रही है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑल्सो इल, यू आर विद अ डिजीज़, और ये डिजीज़ जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर डिजीज़, देन इट्स बेटर टू एक्सेप्ट हेल्प फॉर समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। अगर आपके कंट्रोल में होता तो आप कभी भी ड्रग ना करते, बट इट्स हार्ड टू गेट बैक अप। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि रिकवरी अच्छी चल रही थी, टर्बुलेंट थी, नॉट गोइंग टू लाई, अप्स एंड डाउन्स आए, बट दैट्स व्हाट रिकवरी इज़। रिकवरी स्मूथली नहीं चलती है, बहुत अरसे बाद जाके स्मूथली चलती है, शुरू में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये वही बात है कि आप अगर उसकी रिकवरी की पटरी से उतर भी गए हैं तो यू जस्ट डस्ट योर सेल्फ अप, गेट बैक ऑन द वैगन, आप फिर चल सकते हैं उस चीज़ पर, यू कैन स्टिल डू इट अगेन। अब आप समझ रहे हैं कि आप लोग कितने बेबस हैं अपनी बीमारी के आगे, कि दिल में आया एंड यू जस्ट गिव इन, ट्राई किए बगैर। दिस इज़ हाउ योर डिजीज़ वर्क्स अगेंस्ट यू। ये है बेसिकली डिजीज़ की इतनी कनिंग और बैफलिंग है कि पता भी नहीं लगता और आ जाती है ये बीमारी वापस। और फिर जब आ जाती है उस टाइम तक तबाहियाँ होना शुरू हो जाती हैं, फिर उन तबाहियों को मैनेज करना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी तरह सरेंडर तब भी नहीं करते, हम पूरी तरह अपनी डिजीज़ के आगे या ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर के आगे या फैमिली के आगे सरेंडर नहीं करते, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमारा दिमाग, छोटा सा हिस्सा हमारे दिमाग का कह रहा होता है कि अभी भी हम मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को, स्टिल इन आवर कंट्रोल। जब आप उस दिमाग के हिस्से को ये समझा देंगे ना कि इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, चिम्ब्रेन भी नहीं, इट्स जस्ट योर थिंकिंग। जब थॉट आई थी ड्रग करने की तो उन्होंने गिव इन कर दिया ना, चिम्ब्रेन ने तो उनको मैसेज दिया ना कि थॉट आई है ड्रग करने की, ड्रग कर लो। उस टाइम पे अगर ये ह्यूमन ब्रेन से ऑपरेट करते और अपने आप को ये बताते कि नहीं ड्रग करने से तो फिर मैं वापस इंडोर्स हो सकता हूँ, खराबियाँ आ सकती हैं, ओवरडोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं ना, उन्होंने चिम्ब्रेन की सुनी। हमारा ब्रेन जो है कभी भी ऐसे नहीं है कि इट विल वर्क इन आइसोलेशन। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ लिम्बिक सिस्टम ही चलेगा, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ फ्रंटल लोब चलेगी। हमारा ब्रेन कलेक्टिवली इकट्ठे काम करता है। सो इन सब चीज़ों का एक मिलजुल के जो है आगे पे हमारा बिहेवियर आता है, सबका कुछ ना कुछ पार्ट होता है। अब
सिंपल सी जो चीज़ है मैं आपको बताती हूँ, ड्राइविंग है। ड्राइविंग में एक तो मेमोरी काम करती है, जो आपने रास्ते याद किए होते हैं। उसके अलावा आपकी फिजिकल कोऑर्डिनेशन काम करती है, आपकी थिंकिंग काम करती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग काम करती है, कब ब्रेक लगानी है, कब नहीं लगानी, कब कहाँ से जाना है, क्या करने की ज़रूरत है। रेड लाइट है तो रेड लाइट पर स्टॉप करना है, ग्रीन लाइट है तो तब जाना है। तो आपका ब्रेन सिर्फ वो नहीं, फ्रंटल ब्रेन नहीं काम कर रहा होता, ऑल ऑफ इट इज़ वर्किंग टुगेदर। हमारी पूरी बॉडी इकट्ठे काम करती है ना, हमारी टांगे काम कर रही होती हैं, बाजू काम कर रहा होता है। तो जब कोई एक आइसोलेशन में करेंगे तो फिर तो वो वैसे ही हो गया कि एक पपेट की तरह कोई हमारा एक बाजू उठा रहा है फिर कोई दूसरा उठा रहा है। सो व्हाट मेक्स अस ह्यूमन इज़ कि हमारी सारी चीज़ों का इकट्ठे काम करना, दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। देखिए, रिलैप्स के बाइपोलैरिटी के साइंस ये होते हैं कि आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सो आप छोटी छोटी बात पे चिढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिस पे चिढ़ना बनता नहीं है। आपका दिल नहीं करता कि आप मेडिसिन खाएं। बाइपोलैरिटी जिनको होती है ना, उनका दिल नहीं करता मेडिसिन खाने का, क्योंकि वो जो हाई या एलिवेटेड फीलिंग होती है उनको बहुत पसंद होती है, उनको बड़ी खुशी होती है उसमें। तो उनका दिल करता है कि वो वाली फीलिंग फिर से अचीव करें। तो फिर दवाई खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि दवाई जो है आपको नॉर्मल फंक्शनिंग पे लेके आती है, लेकिन वो नॉर्मल फंक्शनिंग आपको लग रही होती है कि डिप्रेशन है, एक्चुअली में वो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। आप यूज्ड टू होते हैं उसके हाई के या मेनिया के। तो मूड स्विंग्स आना, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होना, गुस्सा करना, उदास होना, या फिर दवाई छोड़ देना, फॉलोअप्स आने का दिल नहीं कर रहा, आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को, बात नहीं कर रहे किसी से, ये सारे सिम्टम्स हैं ऑफ रिलैप्सिंग, इमोशनल रिलैप्स। बाइपोलैरिटी में फिजिकल रिलैप्स तो नहीं होगा, तो इमोशनल और मेंटल रिलैप्स ही होगा। जो मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो एसोसिएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो सबसे पहले आगे आती है। ये भी होता है, साथ में डिनाइल भी होता है कि पता नहीं लगेगा, छुप छुप के कर लूँगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा, और सेफली करके तो आई मूव ऑन फ्रॉम दिस, फिर नहीं करूँगा, बस ये वन टाइम है, उसके बाद नहीं करूँगा। तो असल में हमारा ब्रेन जो है नेचुरली जो नेगेटिव या तकलीफ़देह चीज़ें हैं उनको पीछे पुश कर देता है। वो नहीं चाहता कि वो सामने आए, क्योंकि पेन होती है उससे। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो खुशी की बातें हैं, आप नोटिस करें, आपको खुशी की बातें ज़्यादा याद आती हैं एज़ कम्पेयर टू पेनफुल इवेंट्स। पेनफुल इवेंट्स आपको तब याद आते हैं जब आप ऑलरेडी इन पेन होते हैं, लेकिन जब आप खुश होंगे तब आपको पेनफुल इवेंट्स तभी याद आएंगे इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम इमोशनल डिफ़िकल्टी लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलैरिटी, तब आपको ये नेगेटिव थॉट्स आएंगे इस टाइप की। ज़्यादातर हमारा ब्रेन कोशिश कर रहा होता है कि ज़रा एक रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन सी रहे, कि हर चीज़ हमें रोज़ी रोज़ी नज़र आए। जब आप सैड होते हैं तो नेचुरली यू स्टार्ट रिमेंबरिंग एवरीथिंग दैट हैपेंड, जिससे आपको और ज़्यादा रोना है। तो ये आपका ब्रेन काम करता है ऐसे कि वो आपको फीड करता है। स्कीमाज होते हैं ये, बेसिकली मेंटल मैप्स होते हैं ये, तो एक चीज़ पे बने होते हैं ये, कि अगर आपकी सैडनेस की जितनी मेमोरीज़ हैं वो सारी होती है तो वो ही फिर आना शुरू होती हैं। हैप्पीनेस की जितनी मेमोरीज़ हैं वो आना शुरू हो जाती है। ट्रिप याद करते हैं तो सारे ट्रिप्स याद आना शुरू हो जाते हैं। स्कीमास कहते हैं इनको, मेंटल मैप्स। दिस इज़ हाउ योर ब्रेन नेविगेट्स इन एन इंस्टेंट। इसीलिए एकदम से थॉट आती है, वरना तो फिर याद करते बड़ा वक्त लगे। फ़ौरन से आती है कि हमारे ब्रेन का कोडिंग का एक तरीका होता है कि वो करते करते स्कीमास में डाल देता है उसको, मेमोरी को, और फिर रिट्रीव कर लेते हैं। आसान होता है रिट्रीव करना वहाँ से। ये तो वही बात होगी कि फिर आपने अपने आप को हथकड़ी सी बांध दी है पुरानी चीज़ों की, तो आप आगे कदम लेना चाह रहे हैं लेकिन आप बढ़ नहीं रहे आगे, आप फंस के हैं वहीं पे। तो चीज़ों को लेट गो करना होता है, पुराने पैटर्न्स को लेट गो करना होता है और नए पैटर्न्स अपनाने होते हैं। बट दिस डज नॉट मीन कि आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर दें। आपकी पर्सनैलिटी के जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उनको ज़रूर रखें, रिटेन करें उनको। तो जो आपके ख़राब पैटर्न्स हैं या ख़राब एस्पेक्ट्स हैं उनको तब्दील किया जा सकता है, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये हमारे अंदर सलाहियत है टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। ये जानवरों के अंदर सलाहियत नहीं होती। देयर सेट इन देयर वेज, जैसे बनाया है उनको वो वैसे ही चलेंगे, वो इवॉल्व नहीं करेंगे। हम इवॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है सीखने की, समझने की, तो हम इवॉल्व कर सकते हैं। ओवर जनरलाइजेशन क्या है? ओवर जनरलाइजेशन, इवेंट आइसोलेटेड था, एक दफ़ा हुआ था, लेकिन अब आपने उसको हर किसी चीज़ पे अप्लाई कर देना। एक दफ़ा खाना खाने से हमारा पेट ख़राब हो गया था,
तो अब आपने जनरलाइज कर देना, जब भी हम इस वाले स्पेसिफिक रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे ना तो पेट खराब होगा। चाहे हुआ एक दफ़ा, एक बंदे ने हमें ठीक से ट्रीट नहीं किया तो हम फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं कि सभी ऐसे हैं, सभी मेरा बुरा चाहते हैं, बट दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ आवर कल्चर और सोसाइटी। तो ओवर जनरलाइजेशन ये है कि हम एक एक्सपीरियंस को हर चीज़ पे जनरलाइज कर देते हैं। तो एक दफ़ा चीज़ ख़राब हुई होती है तो हम कहते हैं कि हर चीज़ ही ख़राब है। एक दफ़ा कोई किसी ने हमसे अच्छे से बात नहीं की तो इसका मतलब सारे लोग ही ख़राब हैं। या फैमिली जो है हर दफ़ा ही मुझे स्नब करती है, फैमिली मेरे लिए अच्छा चाहती ही नहीं है, चाहे अब वो इमीडिएट फैमिली हो या पूरा ख़ानदान क्यों ना हो, कोई भी अच्छा नहीं चाहता मेरे लिए। तो ये भी एक चिम्प ब्रेन का थिंकिंग पैटर्न है, नेगेटिव है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता। देखिए, हम जो कुछ भी सीखते हैं या समझते हैं या जिस चीज़ का भी हम ओपिनियन बनाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें दूसरों का रोल ज़रूर होता है, सोशलाइजेशन का रोल होता है। हिस्ट्री भी नहीं, सोशलाइजेशन का रोल होता है। मूवीज़ हो गई, आपकी अपनी फैमिली बचपन से आपको बताना शुरू कर देती हैं फ़िलहाल लोग ऐसे हैं, फ़िलहाल लोग ऐसे हैं, बट यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जो जिनको आप गलत समझते हैं एक्चुअली में वो ठीक भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट गिविंग देम अ चांस। इसी की वजह से हमारी एक्चुअली में प्रेजुडिसेस भी हो जाते हैं। हम जब किसी चीज़ के बारे में प्रेजुडिस्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी प्रेजुडिस्ड अबाउट ब्लैक पीपल, विल स्टार्ट एक्टिंग वियर्ड अराउंड देम। हम उनसे डर डर के बात करेंगे। अब आई गॉट टू एक्सपीरियंस दिस एज वेल। जब मैं अमेरिका गई तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया जो आपने एक्सपीरियंस किया। मुझे भी थोड़ा सा ऑफ कोर्स डर लगा फॉर सम रीज़न, बट देन आई रियली रिग्रेटेड थिंकिंग दैट वे। आई वॉज एक्चुअली डिस्गस्टेड थिंकिंग दिस वे कि मैं ये कैसे सोच रही हूँ। बट देन आई रियलाइज़ कि इंग्रेन्ड है हमारे अंदर बहुत अरसे से कि पोर्ट्रे ऐसे किया गया है मीडिया में, सोसाइटी में, लोगों ने। तो इसको चेंज करना, अपनी परसेप्शन अगर आप चेंज कर लेंगे तो दैट वर्क्स एज़ कम्पेयर टू कि कलेक्टिव परसेप्शन चेंज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली करना स्टार्ट कर देंगे तो करते करते ओवरऑल चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक। कोविड में जो चाइनीज़ लोग थे, हर जगह उनको ऑस्ट्रेसाइज करना शुरू कर दिया था कि यू गाइज आर द पीपल हु स्प्रेड द वायरस, क्या आप लोगों ने वायरस फैलाया। बट एक्चुअली में मे बी ऐसा ना हो। जो जिस बंदे को हम ऑस्ट्रेसाइज कर रहे हैं वो बेचारा बड़े अरसे से अमेरिका में रह रहा हो, एंड ही हैड नो रोल। जनरलाइज कर देते हैं क्या सबकी शक्लें अगर मिलती हैं तो जैसे इंडियंस और पाकिस्तानीज हैं उनको भी जनरलाइज किया जाता है ना, एशियंस। तो ये है ओवर जनरलाइजेशन, ये है हमारा चिम्प ब्रेन ऐसे काम करता है कि हमें फोर्स करता है टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, टू मेक जनरलाइजेशन जहाँ पे बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सारे इंडिविजुअल्स हैं। हर किसी को एक इंडिविजुअल की तरह ही डील करना चाहिए। टॉक लेकिन आप तभी करेंगे जब आप चिम्प ब्रेन को मौका देंगे कि पहले वो अपनी बात कर ले, वरना इट विल कीप टॉकिंग ओवर यू। सो एक्सरसाइज करना होता है, पहले उसकी बात पूरी गौर से सुने फिर रिस्पॉन्ड करें, वरना आप पहले रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे तो आपकी बात नहीं सुनेगा। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।